हेलो क्लास टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सौर ऊर्जा स्रोत के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको सौर ऊर्जा से शक्ति प्राप्ति की विधि भी मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से हम सौर ऊर्जा को लेकर के आंतरिक ऊर्जा में बदल करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि शक्ति प्राप्त करने की जो विधि है, जो शक्ति प्राप्त करने की जो विधि है वो आपका कितने प्रकार की है। तो दो प्रकार की है, जैसा कि दो प्रकार की है। एक कांच लेंस विधि, दूसरा परावर्तक विधि। कांच लेंस विधि बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बस इसमें कांच, जैसा कि नाम से आपको विविध है, ज्ञात है कि कांच लेंस विधि के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सौर ऊर्जा तो है ही है, सौर ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने की विधि तो है ही है। दो प्रकार की विधि है, एक कांच लेंस विधि है, दूसरा परावर्तक विधि है। तो कांच लेंस विधि जो है, इसमें आप देखोगे कि कांच का नाम लिया है, तो मतलब क्या है? कांच का मतलब लेंस, ग्लास लेंस मेथड इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो सूर्य से जो ऊर्जाएं मिल रही हैं हमें, तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिल रही है, क्या होगा कि उसे उन उसमें से किरणें निकलेंगी, सूर्य से किरणें निकलेंगी। उन्हीं बंडल ऑफ रेज को, उन्हीं किरणों को हम क्या करेंगे? लेंस पे डालेंगे। ऐसा इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, जो सूर्य से किरणें निकल रही हैं, जो सूर्य से किरणें निकल रही हैं, वो मुझे लेंस पे डालना है, ताकि जो किरणों का बिखराव है, जो किरणों का बिखराव है वो लेंस पे पड़े। देखिए, जैसा कि मिडिल में चित्र संख्या 1.13 में सबसे पहले ऊपर क्या बनाया है? सूर्य बनाया है, क्योंकि सूर्य ही है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सौर ऊर्जा में सूर्य ही क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो देखोगे आप कि सूर्य से किरणें निकल रही हैं। अब वो किरणें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? लेंस पे पड़ रही हैं। लेंस पे पड़ने के बाद किरण जब लेंस से बाहर निकल रही है, तो किसी फोकस बिंदु पे, जिसको बोलते हैं क्या? नाभिक बिंदु, सारी किरणें इकट्ठा एक साथ होकर के एक पॉइंट पे पड़ती हैं। तो सभी किरणों की जो ताकत है, शक्ति है, ऊष्मा जो है, वो एकत्रित हो जाती है। मान लीजिए एक एक किरण की, एक रेज की जो सिंगल रेज आ रही है सूर्य से, उसका मान लीजिए 1 किलो जूल है एनर्जी। इस तरीके से 6-7 आ रही हैं। तो 6-7 अगर किरणें आ रही हैं, मान लीजिए किसी लेंस पे पड़ रही हैं, तो अगर अगर वो अगर हम लेंस ना लगाएं तो क्या होगा? 6-7 अलग अलग पड़ेंगी। लेकिन अगर हमने लेंस लगा दिया तो 6 सातों को हमने क्या कर दिया? एक सीध में कर दिया, एक पॉइंट में कर दिया। अब 7 किलो जूल का हमें ऊर्जा जो है प्राप्त हो रहा है किसी एक बिंदु पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नाभिक बिंदु। वो प्रभावी होगा, वो ज्यादा प्रभावी होगा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का प्रयोग करके शक्ति में परिवर्तन करते हैं। अब आगे देखेंगे दूसरा क्या है? परावर्तक विधि। पहला मैंने आपको बता दिया, ग्लास लेंस मेथड, जिसको बोलते हैं कांच विधि। दूसरा क्या है? परावर्तक विधि, रिफ्लेक्टर मेथड। इसमें देखिए लिखा क्या है, पहले हम जानते हैं। रिफ्लेक्टरों के उपयोग से सूर्य को किरणों को संकेंद्रित करके उपरोक्त अनुसार विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। रिफ्लेक्टरों के उपयोग से, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्टरों के उपयोग से सूर्य की किरणों को संकेंद्रित करके
उपरोक्त अनुसार विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। मतलब साफ है यहाँ पे कि मतलब साफ ये है कि जैसे देखिए इस फिगर में देखिए, बीच में देखिए, मिडिल में, बीच में क्या है, बीच में ये जो दिख रही है सूर्य की जो रेज नीचे आ रही है, सूर्य की जो रेज नीचे आ रही है, एक देखिए कर्व टाइप का लगाया है, एक जैसे कटोरी के नुमा, तावे के नुमा कर्व लगा हुआ है। सबसे नीचे देखिए, सूर्य के सबसे नीचे फिगर संख्या 1.13। तो वो क्या है, सूर्य की जो चार किरणें देखिए, चार किरणें डॉट 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 करके आ रही हैं और कहाँ पे पड़ रही हैं, परावर्तक रिफ्लेक्टर पे। रिफ्लेक्टर का मतलब ये होता है बाबू कि किसी भी रेज को अगर रिफ्लेक्टर पे डालते हैं तो क्या होता है, रेज उसके आर पार नहीं जाती है। जैसे लेंस में आर पार चली जा रही थी, लेंस में क्या हो रहा था, लेंस में देखिए नाभिक आर पार चली जा रही थी, कन्वर्जिंग कर रहा था। लेकिन रिफ्लेक्टर में देखिए क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रही है, रेज क्या हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। जैसा उसका प्लेन है, रिफ्लेक्टर का जैसा प्लेन है, अगर प्लेन अगर है हमारा, अगर यही कर्व नहीं होता, एकदम सीधा होता, तो जो किरणें हमारी सूर्य से आकर के रिफ्लेक्टर पे पड़ रही है, अगर रिफ्लेक्टर इस तरीके से सी के नुमा कर्व नहीं होता सी की तरह, तो क्या होता, जो रेज सूर्य की पड़ती वो सीधा ऊपर जिस तरह से आती उसी तरीके से चली जाती। लेकिन ये क्या है, कर्व बनाया गया है ताकि हमें फोकस बिंदु प्राप्त हो। हमें क्या प्राप्त हो, फोकस बिंदु प्राप्त हो। तो देखिए सूर्य की किरण जब रिफ्लेक्टर पे पड़ी तो क्या हुआ, पहली वाली रेज सबसे आगे वाली देखिए पड़ी, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, दूसरी वाली थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट हुआ, तीसरी वाली देखिए कर्व, जिस कर्व जिस जिस तरह से कर्व है उसी तरीके से ये डिफ्लेक्ट भी हो रही है, उसी तरीके से ये रेज भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए चारों रेज जो हैं, चारों किरण जो हैं रिफ्लेक्ट हुई, दो एक तरफ हुई, दो एक तरफ हुई, तो दोनों क्या हो गई, एक जगह आकर के मीट कर गई। दो इधर की और दो उधर की जो किरणें हैं आकर के एक पॉइंट पे क्या हो गई, मीट कर गई, मिल गई। अब देखिए जब मिल गई तो चारों किरणों की जो ताकत थी वो एक बिंदु, फोकस बिंदु पे आकर के मिल गई। ठीक है, वही चीज तो हम लेंस में भी कर रहे थे, एक नाभिक बिंदु या फोकस बिंदु पे लेंस से आर पार करा रहे थे। जब लेंस से आर पार हो रही थी तो एक जगह आकर के मिल जा रही थी। तो हमें क्या करना था, मिलाना था, एक जगह पे एक पॉइंट पे मिलाना था। क्यों मिलाना था, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसका सही उपयोग कर पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए रिफ्लेक्टरों के उपयोग से सूर्य की किरणों को सकेंद्रित करके, सकेंद्रित मतलब एक पॉइंट पे सकेंद्रित करके उपरोक्तानुसार विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। अब जब देखिए उष्मा हमें एक फोकस बिंदु पे मिलने लगी तो अब उस उष्मा को हम क्या कहाँ भेज देंगे, बॉयलर में भेज देंगे। बॉयलर में हमारा पानी है, पानी हमारा, जब बॉयलर गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगा, जब स्टीम बनेगा तो वो स्टीम, हॉट स्टीम जाएगा किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन पे जब स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, वहां से यांत्रिकी एनर्जी निकलेगी, यांत्रिकी एनर्जी निकलेगी तो यांत्रिकी एनर्जी जाएगी हमारी कहाँ, विद्युत जनित्र पे, इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिकी ऊर्जा को लेकर के परिवर्तन कर देगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। और बचा हुआ जो टरबाइन से जब स्टीम टकराएगी तो वो नीचे आ जाती है, जैसा कि मैंने इसमें पहले वाले में समझाया था आपको। इस वाले में मैंने समझाया था चित्र संख्या 1.2 में। तो यही चीज, मतलब दो, ये जो शक्ति हमने प्राप्त की वही दो प्रकार से की, एक ग्लास लेंस मेथड से और एक परावर्तक मेथड से, परावर्तक विधि से। तो परावर्तक विधि में एक ऐसा रिफ्लेक्टर यूज किया गया है जिसके माध्यम से हम किरण को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, और लेंस में क्या हो रहा है, लेंस में आर पार किरण जा रही है, उसको कन्वर्जिंग करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में सिलिकॉन फोटोसेल का निर्माण हो रहा है जो सूर्य से फोटॉन को शोषित करके विद्युत उत्पन्न कर लाभदायक कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम नाउ डेज में हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिकॉन का फोटोसेल, फोटोसेल का मतलब कि एक सेल, जैसे बैटरी में जो सेल लगाते हो, जो सेल लगाते हो
जो रेडियो में लगाते हो, टॉर्च में लगाते हो, रिमोट में लगाते हो, क्या होता है? एक सेल ही तो होता है। तो उसी प्रकार का सिलिकॉन सेल का इस्तेमाल हो रहा है, जो सूर्य से ऊर्जा लेकर के, जो सूर्य से क्या ले ले रहा है? ऊर्जा ले रहा है, और सूर्य से फोटान, फोटान का क्या कर रहा है? सूर्य से फोटान को शोषित कर ले रहा है और चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जा का। तो वर्तमान में सिलिकॉन का सेल यूज कर रहे हैं। अब आगे देखिए, यह सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड तथा क्यूप्रस क्यूप्रस सल्फाइड आदि है, जिनसे ये बनते हैं। ये टॉपिक बस इतना ही था। सौर ऊर्जा को हमने बताया आपको, सौर ऊर्जा से एक समानतः जनरली किस तरीके से शक्ति में परिवर्तित करते हैं, वो चित्र संख्या 1.12 में मैंने बताया। उसके बाद शक्ति प्राप्त करने की दो विधियों को मैंने आपको बताया। एक लेंस के द्वारा बताया, ग्लास लेंस मेथड, जिसको बोलते हैं कांच विधि, और दूसरा मैंने आपको बताया परावर्तक विधि, रिफ्लेक्टर मेथड। तो दोनों विधियों को मैंने आपको समझाया है। अब जो है, आ रहे हैं हम किस पे? जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत। जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत, बायोमास एनर्जी। अब बायोमास एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, पहले क्या है। तो ये सारी ऊर्जाओं को हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, और फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, थर्मल भी बोलते हैं उसको, ऊष्मीय ऊर्जा भी बोलते हैं, हाइड्रो जल स्रोत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जो लोग नहीं क्लास में रहे होंगे वो अ, याद कर लेंगे। यूट्यूब पे भी है, और वीडियो के लिंक मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए उसे। तो इसमें अब जो है जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत के बारे में जानेंगे, क्या लिखा है। पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। वृक्षों, फसलों, तालाबों, झीलों तथा समुद्रों से प्राप्त होने वाले जैव पदार्थ को बायोमास कहते हैं, तथा इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इन्हें बायोमास ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत कृषि फार्मों और कृषि उत्पाद केंद्रों के कार्बनिक अपशिष्ट, जो कि चावल की भूसी, गन्ने की खोई, मूंगफली के छिलके, नारियल की खील आदि हो सकती है, जानवरों के गोबर और सीवेज तथा घर का कूड़ा करकट आदि आते हैं। बायोमास का विशेष गुण यह है कि यह सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेते हैं तथा जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वापस करते हैं। आप लोग बीच में सुने होंगे बहुत पहले कि गोबर गैस से बल्ब जलाया जा रहा था, बहुत पहले, करीबन 10 वर्ष पूर्व। यह कोई बहुत ही भारी मात्रा में इस बिजली का उपयोग नहीं कर सकता है, बहुत ही भारी मात्रा में बिजली का नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो इसके जो स्रोत हैं, वो जैसे वृक्षों से हैं, मूंगफली के छिलकों से हैं, नारियल के छिलकों से हैं, कूड़ा करकट से हैं, गोबर से। तो ये सब जब एक साथ, स्फटिक हैं खेतों में, तो ये सब जब एक साथ सड़ जाते हैं, इनको इकट्ठा करके एक ड्रम जैसे होता है, जिसमें चावल आप गेहूं रखते हो, डहरी जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसमें अगर सारे चीजों को इकट्ठा करके सड़ाया जाए और बंद किया जाए, तो उसमें से गैस उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? एक गैस उत्पन्न होगी। उन्हीं गैसों का इस्तेमाल करके हम बिजली बनाने में भी कार्य करते हैं। अब देखिए, बायोमास जो है प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक थलीय होता है, एक जलीय होता है। थलीय मतलब लैंड वाला, अर्थ वाला। थलीय मतलब कि जमीन का। जलीय मतलब जहां पानी वाला हो, जहां पानी वाला हो। तो थलीय बायोमास को हम समझते हैं क्या है? वृक्ष, फसलें, झाड़ियां,
चावल की भूसी, मूंगफली के छिलके, नारियल के स्रोत, गन्ने की खुई, जूट की टहनी, गोबर, पेड़ों की छाल, लकड़ी के टुकड़े, बुरादा, कूड़ा करकट आदि, ये सब चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं? थल पे, जमीन पे पाई जाती हैं। थली मतलब जमीन। तो इन सब का उपयोग क्या है? जमीन से है। मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है? जमीन से है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? थली बायोमास। जहाँ पे भी हमें इन सब चीजों का प्रयोग करके हम शक्ति का उत्पादन कर रहे हो, जैसे वृक्ष हुआ, लकड़ी के टुकड़े हुए, गन्ने की खुई हुई, नारियल का छिलका हुआ, मूंगफली के छिलके हुए, गोबर हुआ, कूड़ा करकट हुआ, इन सब चीजों को सड़ा करके एक जगह बंद कर देते हैं तो उसमें से एक गैस उत्पन्न होगी। कूड़ा भी आप देखते होंगे, कूड़े बहुत ज्यादा जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है वहां आप देखते होंगे आप, एक अजीब सी गैस की तरह महक आती है। वो क्या है? वो गैस ही तो है। तो वो क्या हो गए? वो थलीय बायोमास हो गए। दूसरा क्या है? जली बायोमास। जली, जली मतलब कि वाटर वाला। जलीय बायोमास को हम देखते हैं तो जलीय बायोमास मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे तथा वनस्पतियां तथा समुद्र में उगने वाले शैवाल तथा अन्य पौधे। मतलब जलीय बायोमास मतलब कि देखो, समुद्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पदार्थें होंगी, जैसे जो पौधे उग रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। जैसे जमीन पे जो पौधे उगते हैं तो उनकी भी मान लीजिए 100 वर्ष उम्र है, 100 वर्ष उम्र है। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि वो भी एक, उनका भी एक समय काल है, एक समय काल है पेड़ों का भी। उसके बाद धीरे धीरे उनकी टहनियाँ, उनकी छालें गिरने लगती हैं और जमीनों में दफन होने लगते हैं वनस्पतियों के रूप में। तो उसी तरीके से समुद्र में भी है। समुद्र में भी क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो जीवित होते हैं उसी में, और उसी में मर जाते हैं और उसी में दफन भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जिस तरीके से जमीन पे हर एक चीज जो उग रही है वो जमीन पे ही उग करके खत्म भी हो जाएगी। चाहे वह मानव हुआ, चाहे वह जीव हुआ, चाहे वह जंतु हुआ, चाहे वह लिविंग थिंग्स हुए या नॉन लिविंग थिंग्स हुए, वो सारी चीजें, कूड़ा करकट, गोबर, मानव, वृक्ष, पेड़ पौधे, ठीक है, तो गोबर, ये सारी चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये सब जो भी पृथ्वी पर उग रही हैं और पृथ्वी पे ही खत्म हो जा रही हैं, तो उसे बोलेंगे हम थलीय। थली बायोमास, उससे जो ऊर्जा हम निकालेंगे उसे बोलेंगे क्या? थलीय। और जलीय बायोमास का मतलब जिस जो जो व्यवस्था हमारे पृथ्वी पे है वही व्यवस्था हमारे समुद्र के अंदर भी तो होगा। अब जैसे मछली के लिए, जैसे हमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, उसी तरीके से मछली को जबड़ा, गिल्स से वो सांस लेती हैं और पानी से वो सांस लेती हैं, तो उनकी भी व्यवस्थाएं ठीक उसी प्रकार से कुछ अलग हैं। तो जो भी समुद्र में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पानी के ऊपर निर्भर हैं। उनके लिए जो वातावरण है वो पानी है। हमारे लिए वातावरण क्या है? सौरमंडल, हमारे लिए खुली हवा, हम सभी के लिए ये चीजें। तो हमारी व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं, उनकी व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं। लेकिन समुद्र में जो चीजें, जैसे मछली ही हुई, अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो क्या होगा? मछली पानी में ही रहेगी, ठीक है, और समुद्र में ही विलीन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या है? जलीय हैं। अब अगर हम देखें ऊर्जा प्राप्त की विधि, ऊर्जा प्राप्त की विधि, तो ऊर्जा प्राप्त की विधि जो है हमारी, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बायोमास पदार्थ के अप्रोच दहन से, अप्रोच दहन से
ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके उस उस ऊर्जा को ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा में उपयोगानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। भारत के एक कृषि प्रधान देश है जिसमें किसान बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं तथा गोबर भी बायोमास स्रोत में आता है। मैंने पहले ही बताया गोबर भी किस में आता है, बायोमास स्रोत में आता है। तो इनका प्रयोग करके गोबर गैस बना सकते हैं, जो मैंने आपसे बोला गोबर गैस बना सकते हैं, जो एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अपरंपरागत मतलब कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। यह क्रिया बायोगैस प्लांट में होती है। इस गैस का प्रयोग चूल्हा जलाने या उजाला करने में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बायोगैस से आप क्या करते थे, बल्ब जलाते थे। गोबर गैस प्लांट मतलब गोबर एक बॉक्स में भर देते थे और उसमें से गैस उत्पन्न होती थी, और गैस उत्पन्न करा करके हम क्या करते थे, बिजली बल्ब को जलाते थे। तो वही चीज